नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं वेलकम कर रहा हूं आप सभी का एक और सेशन में। कौन सा सेशन? पत्र सूचना कार्यालय विश्लेषण। तो आज के जो हमारे 6 हॉट टॉपिक्स हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए को। क्या ये कानून है, क्या कहता है? हालांकि बहुत पहले आया था, राइट। उसको हम समझेंगे। अभी फिर दोबारा इसे लागू किया गया, उसको जानेंगे क्यों लागू किया गया। उसके बाद फिर वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अब स्वस्थ भारत तो बेहतर भारत, तो समझेंगे योजना के अंदर क्या क्या है। तीसरा, सक्षम सेंटर। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले सक्षम सेंटर्स के ऊपर चीजें बताई थी कि सक्षम सेंटर्स एजुकेशन में भी काम करता है, हेल्थ में भी काम करता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स टाइप भी हैं, राइट। तो सक्षम सेंटर्स जो हैं वो क्या हैं और क्या नए तरीके के सक्षम सेंटर्स सरकार लॉन्च कर रही है, इसको जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, सोवरेन को गोल्ड बॉन्ड स्कीम, संप्रभु स्वर्ण बंधक योजना, इसको समझेंगे क्या इस योजना के अंदर है। फिफ्थ, हम बात करेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल पहलू पे। आजाद हिंद फौज, उसकी एनिवर्सरी है, 21 अक्टूबर 1943 को इसका गठन किया गया था। तो उसकी एनिवर्सरी देखी गई है, तो देखेंगे समझेंगे इनका इतिहास। एंड सिक्स, बड़ी ही मजेदार मैं आपको बात बताऊंगा कि चाइना में वहां के एजुकेशन को लेकर एक नया कानून आ गया और आप बिल्कुल हंस पड़ेंगे, मेरी गारंटी है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, सेशन को पूरा कंप्लीट कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें जितना हो सके। आज हम एमसीक्यूज नहीं ले रहे हैं, किसी कारणवश आज एमसीक्यूज में नहीं ले पा रहा हूं आपके साथ। फिर से अगले सत्र में हम जो है एमसीक्यूज को फिर से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे, राइट। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब इस कानून के अंदर में क्या है इस एक्ट के अंदर में यह है कि कोई भी इंडिविजुअल उसको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जुडिशरी ऑर्डर नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी जो डीएम ऑर्डर करेगा, जो प्रशासन ऑर्डर करेगी, राइट। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेस पे उसे डिटेन कर लिया जाएगा। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। क्या कोई ट्रायल चलेगा? नहीं, कोई ट्रायल नहीं चलेगा, राइट। अगर लेकिन फिर ऐसा थोड़ी ना कि किसी को भी उठा के आप अंदर कर दोगे कि हाँ भाई चल तू अब 2 साल के लिए अंदर हो जाए, ऐसा नहीं। उनका कोई भी अगर ऐसा एक्ट जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हो, मेंटेनेंस उसकी बिगड़ती हो, या राज्य की सिक्योरिटी पे बात आती हो, ऐसा कोई अगर एक्ट वहां पे हो रहा है, तो उस केस में उसको डिटेन कर लिया जाएगा थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट एनी ट्रायल, राइट। अब ये डिटेंशन ऑर्डर पास करेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, कोई ऑर्डर तो होना चाहिए ना। तो ये ऑर्डर पास करेंगे या तो डिविजनल कमिश्नर पास करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करेंगे। तो बधाई हो आप में से जितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं। तो आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर का केडर मिला तो आपको ऐसे ऑर्डर्स जो है वो पास करने पड़ेंगे, ये देखते हुए कि स्टेट की सिक्योरिटी की क्या हालत है, राइट। अब इनका सॉल्यूशंस क्या है? तो जो ये ऑर्डर पास किया जा रहा है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, राइट। तो इसका एक ही तरीका है, आप जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं। किस नाम से? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, राइट। तो हेबियस कॉर्पस के जरिए ही पिटीशन को, जो भी पिटीशन लगाई जाएगी, हालांकि बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है कोर्ट के आगे में। वास्तविक में आपको बताऊं कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया था तो उसके बाद से धड़ाधड़ पिटीशंस हैं और वो सारी की सारी पेंडिंग है। नो बडी इज गोइंग टू लिसन दैट। तो इसी पिटीशन के थ्रू ही जो है आप इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर है, डिटेंशन ऑर्डर है, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें हाई कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार है। लेकिन अब क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि अगर पिटीशन एक्सेप्ट हो गए और उन्होंने बोला कि भाई ये ऑर्डर जो आपने दिया है डिटेंशन ऑर्डर, इसको क्वैश करो। क्वैश करने का मतलब है खत्म करो। तो फिर दोबारा जो है एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई ऑर्डर जनरेट नहीं कर सकती है, या फिर एक ही बंदे को दोबारा नहीं पकड़ सकती है अगर क्वेश्चन के ऑर्डर अगर आ गए तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देयर कैन बी नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल हु हैज पास द ऑर्डर। तो जिसने पास किया है भैया उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, राइट। उसने अपना ड्यूटी निभाया है और उस ड्यूटी को देखते हुए इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ प्रोसिक्यूशन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑफिशियल हु हैज पास द ऑर्डर, राइट। अब इसमें मुद्दे क्या क्या उठ रहे हैं? इसमें मुद्दे तो बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लूपहोल्स, आप समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे लूपहोल्स है इसमें। तो इनोसेंट भी मारे जा सकते हैं। द पीएसए अलाउज फॉर द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट अ ट्रायल। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप ट्रायल होने नहीं दे रहे हो। अगर वो बंदा, अगर स्टेट की सिक्योरिटी पे खतरा है तो ट्रायल तो होने दो कम से कम, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। या फिर
It can be slapped on a person already in police custody or someone immediately after being granted bail by a court, right? जैसे होता क्या है जनरली, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है किसी भी कानूनी कार्रवाई के अंदर में, तो आपको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होती है। इस एक्ट के थ्रू उस चीज को खारिज कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने तो ऑर्डर दिया है, राइट? तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। द डिटेन्ड पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट and cannot engage any lawyer to represent him or her before the detaining authority, right? तो इस तरीके से जो भी मतलब जो डिटेन्ड पर्सन है, जैसे मान लीजिए मुझे डिटेन कर लिया गया, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने रखूं। इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है। और किसी भी तरीके के जो लॉयर है उसको मैं एंगेज नहीं कर सकता अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सारे कुछ गरमाए हुए मुद्दे हैं। और इनमें एक और चीज आती है, मुद्दों में एक और मुद्दा है सेक्शन 8। इस पीएसए का जो सेक्शन 8 है उसमें बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि देखिए किस किस तरीके से हम डिटेन करेंगे आपको। उसमें आपका प्रोमोटिंग है, प्रोपोगेटिंग है, अटेम्प्टिंग है, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस को क्रिएट करना जिससे एक कम्युनिटी के अंदर में नफरत पैदा हो, डिसहार्मोनी हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, राइट? तो इंसाइटमेंट करना, इंस्टिगेट करना, राइट? इस तरीके के अगर कोई भी एक्ट होता है तो सेक्शन 8 जो है इसमें पूरा लिखा गया है। इट लिव्स इट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स to decide, giving a 12-day period with which an advisory board must approve the detention। तो सिर्फ ये है कि इसमें एक और बात खास ध्यान रखनी है कि सिर्फ डीएम के पास ही होल सोल इसमें पावर नहीं है। मतलब जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है कि अब डिटेंशन ऑर्डर पास करना चाहिए कि नहीं, वो सिर्फ डीएम के हाथ में नहीं है, एक एडवाइजरी बोर्ड भी है और 12 दिन का वो समय भी लेते हैं इस चीज को सोचने के लिए। तो सेक्शन 8 ये बता रहा है पीएसए का। अब इसमें एक टर्म आया था हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में आता है। इसका लैटिन टर्म है ये, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये जो हेबियस कॉर्पस है ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। ये जो रिट है, दीज आर कॉल्ड रिट। रिट का मतलब होता है ऑर्डर्स। तो दीज ऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल। जहां पे मान लीजिए कि वाकई में वो आतंकवादी था, उसको आपने डिटेन कर लिया, तो वहां पे हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। The proceeding is for contempt of a legislature or a court. Detention is by a competent court and the detention is outside the jurisdiction of the court। तो अगर किसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर है वो डिटेंशन, तो भी हेबियस कॉर्पस के पिटीशन वहां पे नहीं लगेंगे। क्लियर है? दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। हुआ क्या है कि अभी हाल फिलहाल मीटिंग हुई है, राइट? तो वहां पे फिर से कुछ नेताओं को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन कर लिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब हलचल थी, तो मैं ये न्यूज आपके लिए लेके आया, राइट? यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स से ये मैं लेके आया हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया से। उनका इन्फोग्राफिक है, आप देख सकते हैं आराम से। अगली स्टोरी पे चलते हैं। दूसरी स्टोरी है हमारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो इस योजना के तहत, हालांकि इस योजना को 15 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था वाराणसी के अंदर में, और इसी के साथ साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस भी यूपी में लॉन्च किए गए थे, इनॉग्रेट किए गए थे, राइट? और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनका वर्थ अगर आप निकालेंगे तो 5200 करोड़ रुपए के आसपास का वर्थ आता है। ये सारा का सारा वाराणसी में जो है पूरा लॉन्च किया गया था धुआंधार तरीके से। अब इस योजना में क्या है कि एक बताया जा रहा है कि एक लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है जो कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, काफी मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि सेकेंड वेव में तो देख लिया कि हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, राइट? दिस स्कीम इज बिंग लॉन्च इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। तो एनएचएम के तहत ये जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि एक ऐसा आईटी का यानी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाएगा और एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जाएगा जिससे डिजीज पर नजर रखी जा सके। फिर उसी सर्वेलेंस सिस्टम से को कनेक्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके का अगर आउटब्रेक हो तो तुरंत पता चल सके। तो आइडिया तो अच्छा है। PMASBY will be launched with the objective of filling critical gaps in the public health infrastructure। critical gap कह लीजिए या loopholes कह लीजिए, same thing है। with special focus on critical care facilities and primary care across the urban and rural areas। तो इन चीजों को देखा जा रहा है, अर्बन को भी कंसिडर किया जा रहा है, रूरल को भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सब स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी कुछ भी क्रिटिकल चीजें आपसे इसमें पूछ सकता है कि क्या ये योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, क्या ये योजना सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो नहीं, ये योजना दोनों के लिए है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं कि इस तरीके की जो योजना है वो
17,788 जो रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं अक्रॉस 10 फोकस स्टेट्स, क्योंकि इस योजना के तहत 10 मुख्य राज्यों को जो है पूरा ध्यान में रखा गया है। तो उनको पूरा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। फिर बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर बहुत सारी क्रिटिकल केयर सर्विसेज को मुहैया कराया जाएगा। अस्पतालों की हालत ठीक की जाएगी। पॉपुलेशंस को वहाँ पे देखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पूरा का पूरा मतलब पूरी एक तरीके से सर्वे वगैरह भी इसमें की जाएगी। Remaining districts will be covered by means of referral services. People will get access to full range of diagnostic services, जो से मैंने आपको बताया कि पूरा मतलब एक तरीके से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ अप्रोच को लेकर काम किया जा रहा है। अब इसके तहत कुछ संस्थानों का भी गठन किया जाएगा, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 new national institutes for virology, 9 biosafety level 3 laboratories, a regional research platform for WHO, Southeast Asia region, and a 5 new regional national center for disease control. तो इस तरीके से जो है दोस्तों इन इन जो है उनका इन संस्थानों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। जो संस्थान नीचे लिखे हुए हैं आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको पूरा मजा आएगा, राइट। और जहां जहां जो नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते चलिए। बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि इन स्टोरीज में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस रखनी है। जैसे कि अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं वगैरह दे रहे हैं तो ये थोड़े संस्थानों के नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी नए 4 जो है नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी बनाए जा रहे हैं, ये किस योजना के तहत है। तो इस तरीके के सवाल स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में दिखते रहते हैं। चलिए तीसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज सक्षम सेंटर्स। सक्षम सेंटर्स जो है, अभी हाल फिलहाल ये न्यूज आई है कि 77 जिलों में जो कि 13 राज्यों में स्थित हैं, उनमें 152 जो है सक्षम सेंटर लॉन्च किए जाएंगे। ये काम किस में करेंगे, ये काम करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी। इन चीजों में इन पैमानों पे ये काम करेंगे। फाइनेंशियल जो लिटरेसी है यानी जो वित्तीय साक्षरता है और उससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। अब इसको किसके तहत लॉन्च किया जा रहा है, कोई योजना तो होगी सक्षम सेंटर के लिए। तो इसको लॉन्च किया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। और ये जो योजना है, ये जो मिशन है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका सुधार की इसमें बात की जाएगी। अब सक्षम सेंटर है, इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी मैं आपको बता चुका हूँ वो दी जाएगी। इसमें सिखाया जाएगा कि सेविंग्स कैसे करनी है, क्रेडिट क्या होता है, इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं, पेंशन स्कीम्स कैसे कैसे होते हैं। जिससे क्या होगा कि जो ग्रामीण के जो मतलब क्षेत्रों में जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो समझ पाएंगे और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी नेटवर्क बनाए जाएंगे, क्लस्टर्स पूरी फॉर्मेशन वगैरह होगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए सक्षम का जो एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको भी डेवलप किया गया है। तो उसके तहत काफी मतलब ब्रॉड वे में इसको लोगों तक फैलाया जाएगा। अब इसमें जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, दोबारा फिर से बात कर लेते हैं कि एक तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मंत्रालय किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। कब लॉन्च किया गया था, तो 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो गरीबी है उसको हम मिटाएंगे। कैसा हुआ पता नहीं, देखने वाली बात है आगे। लेकिन पॉवर्टी जिस तरीके से पैंडेमिक में और मतलब इंक्रीज हो गई, तो उस हिसाब से तो कह सकते हैं कि एनआरएलएम जो है वो सही से काम नहीं कर पाया। लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी देखे गए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी योजना जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई योजना अगर लॉन्च की गई है तो वो 100% गलत नहीं हो सकती, वो कुछ बेनिफिट्स भी देके जाती है, राइट। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे, 10 साल तो हो चुके, 2011 में आया, 2021 में हम हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो वुमेन सेल्फ ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसका बहुत बड़ा नेटवर्क इसके तहत बन गया, राइट। मई 2021 के अगर आंकड़े को देखूं तो देयर आर 6.9 मिलियन एसएचजीज इन इंडिया विद 75 मिलियन मेंबर्स अक्रॉस इन दिस विलेजेस। लगभग लगभग 8 लाख विलेजेस के अंदर में द मिशन हैज अचीव द सिग्निफिकेंस सक्सेस इन improving the last mile delivery of credit services through the agency of SHGs. The NRLM has also enabled rural families to negotiate for greater access to essential services such as education and healthcare. तो कुछ इस तरीके के मतलब सुधार इसमें देखे गए हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स इसके तहत आए हैं। किसके तहत आए हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत आए हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। लेकिन देखते हैं हाल आगे क्या होता है। हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है भारतीय इकोनॉमी की तरफ से, फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ से, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो अभी हाल फिलहाल जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उन्होंने इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए जो कैलेंडर है
उसको 4 सीरीज में लॉन्च करने का जो कैलेंडर है वो लॉन्च कर दिया है। 4 सीरीज कब से कब तक? अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक। इसके जो 4 सीरीज है वो उसका कैलेंडर इन्होंने लॉन्च किया है। राइट, ये स्कीम कब आया था? ये स्कीम आया था नवंबर 2015 में। हम अभी नवंबर में आने ही वाले हैं, तो नवंबर 2021, तो लगभग लगभग 6 साल हो चुके हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड को कम किया जाए, लोगों का ध्यान वहां से हटा के डोमेस्टिक सेविंग की तरफ लगाया जाए, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेविंग की तरफ लगाया जाए कि आप सोना तो खरीद रहे हैं, राइट, लेकिन आप सोने के बजाय आप बॉन्ड्स में डील करना स्टार्ट कीजिए, राइट, क्योंकि इससे आपको फायदे क्या होते हैं? इससे आपको फायदे ये होते हैं कि आप फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो वित्तीय व्यवस्था और प्रणाली है वो काम करती है, राइट। अब ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टॉक है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसके तहत जो है वो गोल्ड बॉन्ड्स, स्वर्ण बंधक पत्र, ये जो है इसके तहत इशू किए जाते हैं। दीज आर issued by RBI on behalf of Government of India. Bonds are sold through commercial banks. ये तो आपको मालूम ही है कि जो बंधक पत्र होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा बेचे जाते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बेचे जाते हैं, और भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इन सब के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं इनके द्वारा भी इनकी बिक्री की जाती है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे इसमें जो सिग्निफिकेंस चीजें देख लेते हैं, फायदा नहीं, इसके जो सिग्निफिकेंसेस हैं। अब इनका जो इशूइंग प्राइस है उसे लिंक किया जाता है, किससे लिंक किया जाता है? जो गोल्ड का 999 प्योरिटी 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड की जो प्राइस है उससे लिंक किया जाता है। और ये पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश करती है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुंबई की, राइट। साथ ही साथ गोल्ड बॉन्ड्स को आप मल्टीपल में खरीद सकते हैं, एक एक के मल्टीपल में जो है आप खरीद सकते हैं अपने अपने इच्छा अनुसार। और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल तक के लिए आता है। साथ ही साथ इसमें एक एग्जिट ऑप्शन भी होता है पहले 5 साल में, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की और फिर आप निकलना चाह रहे हैं, आप 8 साल तक नहीं जाना चाह रहे, तो 5 साल में पहले एक ब्रेक पॉइंट खुलता है जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 2.5% का एक फिक्स्ड रेट है जो कि इस स्कीम पे लगता है, और वो पेएबल होता है सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार। द इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल on the provisions of IT Act 1961. Now this statement is very 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 important कि क्या ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं इन पे जो इंटरेस्ट आते हैं क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इज यस। आईटी एक्ट 1961 के तहत ये टैक्सेबल है। अब ये फिजिकल गोल्ड से किस तरीके से डिफरेंट है? तो बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल गोल्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं दुकान पे गया, सोना खरीदा, सोने के भाव बढ़ गए 15-20 दिन में, तो मैंने जाके दोबारा बेच दिया, इमीडिएट काम हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है ना, 5 साल के बाद आपको एक ओपनिंग पॉइंट दिया जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अनलाइक फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप फटाफट खरीद बिक्री कर लेते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स वगैरह हैं। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज बट द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर नॉट हाई। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। बेसिक बात ये है कि ये तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो उतने हाई नहीं होते, तो आपको उतना फायदा भी नहीं मिलता है, राइट। सो दिस इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, द फोर्थ स्टोरी ऑफ टुडे। और बाकी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिछले साल की मतलब सीरीज जो निकली थी, सीरीज 2, अभी 4 सीरीज इन्होंने निकाली है अक्टूबर से मार्च 2022 तक की, और ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मई की सीरीज है और सीरीज नंबर 2 है ये, राइट। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा इतिहास के तरफ, आज़ाद हिंद फौज की तरफ। तो इनका जो गठन था 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया कि हम अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। ये भारत की पहली इंडिपेंडेंट फ्री गवर्नमेंट थी। जिसको किसने लॉन्च किया, जिसका गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कहाँ पे किया? सिंगापुर में किया। इस सरकार के वो खुद हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर भी वही थे, और मिनिस्टर ऑफ वॉर जैसी कैटेगरी थी वो भी उन्हीं की थी, राइट। अब सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी भी कहते हैं, उनके बलिदान को कौन नहीं जानता, उनके योगदान को कौन नहीं जानता। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने बोला, जब सारे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, जब लॉर्ड लिथगो ने बोला कि देखो भाई ये सब हमारे साथ हैं, तो सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि देखो ये बिल्कुल सही मौका है आजादी लेने का, नाउ दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू स्ट्राइक अ ब्लो टू द ब्रिटिशर्स, राइट। तो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन कई लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो ठीक है नहीं रखते थे, उनको फिर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जगह जगह वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे ना, तो हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया। तो उनके साथ दिक्कत क्या होती थी कि इनकी तबीयत बड़ी जल्दी खराब हो जाती थी, तो जेल में इनको रख नहीं पाते थे, जेल में इनको रखते थे तो इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, और थे अच्छे पर्सनैलिटी, यूथ में इनका बहुत बड़ा क्रेज था।
तो इनको फिर हाउस अरेस्ट ही करते थे, मतलब घर में इनको बंद करके रखते थे और बाहर सीआईडी की पूरी नजर इन पे रहती थी। उस वक्त सीआईडी वगैरह हुआ करती थी। तो 1940 में इनको हाउस अरेस्ट किया, लेकिन ये निकल गया। निकल के कहाँ पहुंच गए? बर्लिन, जर्मनी में। 28 मार्च 1941 को ये पहुंच गए जर्मनी में। और फिर मतलब सबको चौंका दिया, इवन गांधी जी तक को उन्होंने चौंका दिया कि अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जापान से आर्मी लेके इधर बना के आ रहा है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बना ली है, क्योंकि उन्होंने रेडियो टेलीकास्ट भी किया था, राइट। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना हुई, और इस पर डिसीजन लिया गया कि हम एक आईएनए का गठन करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करेंगे। अब आर्मी है तो सोल्जर्स का है। अब सोल्जर्स वो थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, जिनको जापान ने पकड़ा हुआ था, जापान ने जिनको कैप्चर किया हुआ था मलय कैंपेन के अंदर में। तो उन्हीं सोल्जर्स को, क्योंकि वो थे तो इंडियन ही, वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स, तो उनका बोला गया कि सुभाष चंद्र बोस उनसे पर्सनली मिलने गए और उनको उन्होंने बोला कि देखो भाई, ब्रिटिश अब हटा दो, नाउ यू आर इंडियन सोल्जर्स और मेरे साथ काम करो, और यहाँ पर हम एक आर्मी की गठन करने जा रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें आपको काम करना है फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। रास बिहारी बोस, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। उनके इनविटेशन पे सुभाष चंद्र बोस जी ईस्ट एशिया के अंदर आए 13 जून 1943 को। और फिर उनको एक कार्यभार दिया गया कि आज़ाद हिंद फौज के सेना नायक, लीडर आप ही हैं, राइट। द आईएनए वॉज फर्स्ट फॉर्म अंडर द, और पहली बार जो आईएनए बना था ना, वो मोहन सिंह के अंदर बना था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जापान के मेजर थे, इवाइची फुजीवारा, उनके अंडर में जो है इसका पहला मतलब गठन किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि आईएनए के मतलब आईएनए वाज फॉर्म्ड अंडर विच कमांडर, सुभाष चंद्र बोस भी अगर एक ऑप्शन में हो तो मोहन सिंह को टिक कीजिएगा आप, क्योंकि मोहन सिंह अगर देखा जाए तो लॉजिकली वो सही है। इन नवंबर 1945 अ ब्रिटिश मूव टू पुट द आईएनए मैन ऑन ट्रायल, इनका ट्रायल हुआ। इसमें इस बार की यूपीएससी परीक्षा में सवाल भी पूछा गया था, राइट, जिसमें प्रेम सहगल थे, समझ क्लियर। तो इनका ट्रायल हुआ। अब वो ट्रायल जो हुआ, तो ब्रिटिश ये दिखाना चाह रही थी कि देखो भाई, हम मर्सीफुल नहीं है किसी के ऊपर भी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में जो है एक मतलब एक लहर सी दौड़ा दी कि अच्छा, ऐसे कैसे हमारे सोल्जर्स को तुम मारोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि इन ट्रायल्स के वजह से भी एक मतलब एक फैक्टर था कि जिस वजह से अंग्रेज को जाना पड़ा, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। इन्होंने कुछ बैटल क्राई भी दिए थे, जैसे कि चलो दिल्ली, राइट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके के इन्होंने कुछ बैटल क्राई भी बोले थे। सुभाष चंद्र बोस पे हम फिर कभी बात करेंगे, उनकी जब कभी बर्थ एनिवर्सरी होगी, हालांकि हमने पहले भी बात कर रखी है, फिर दोबारा बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज़ाद हिंद फौज की तरफ से जो इतिहास है वो इतना ही आप समझ लीजिए तो बेटर है, राइट। चलते हैं, ये अच्छी सी मतलब एक इमेज है, मैं इसमें बता दूं आपको कि ये कैप्टन रानी सहगल हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस की एक रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट, उनको लीड ये कर रही थी, राइट, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, क्लियर। चलिए, अब आते हैं अपने मजेदार खबर पे। चाइना के पास, चाइना ने एक नया एजुकेशन लॉ निकाला है, राइट। चाइना ने बोला है कि देखो भाई, ट्विन प्रेशर्स जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। ट्विन प्रेशर्स क्या होते हैं? ट्विन प्रेशर्स का मतलब है, कोई जो बच्चा होता है, एक तो वो स्कूल पे जाके पढ़ता है, तो उसको स्कूल का होमवर्क मिलता है। फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता है, तो वो वहाँ के टीचर्स अलग से होमवर्क देते हैं। तो ये उसके ऊपर ना दोहरा प्रेशर है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है, राइट। तो इसके चलते इन्होंने एक नया कानून बनाया। साथ ही साथ चाइना बहुत सारे ऐसे मूव्स लेता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहा है, जिसमें यंगस्टर्स जो है वो ऑनलाइन गेम्स के एडिक्ट ना हो जाएं, राइट। ब्लाइंड वर्शिप ना करने लगे इंटरनेट सेलिब्रिटीज की, मतलब इंटरनेट को भी ढंग से यूज करें, डेमोक्रेसी की लत ना लग जाए वहां के बच्चों को। पूरा ध्यान रखना है चाइना इस चीज को लेके। तो 18 अक्टूबर 2021 को जो चाइना की पार्लियामेंट थी, उन्होंने नोट डाउन किया, इट विल कंसीडर लेजिस्लेशन फॉर पनिशिंग पेरेंट्स इफ देयर यंग चिल्ड्रन एग्जिबिट बैड बिहेवियर और कमिट क्राइम्स। तो अगर आपका बच्चा, चाइना के अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा बुरा बर्ताव करता है या कोई क्राइम करता है, तो पेरेंट्स को सजा होगी। इस तरीके का कानून जो है 18 अक्टूबर 2021 को मतलब पारित नहीं हुआ, लाया गया है, उस पर बातचीत चल रही है। अभी जो न्यू लॉ है, द न्यू लॉ हैज मेड द लोकल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द ट्विन प्रेशर्स ऑन चिल्ड्रन आर रिड्यूस। तो ये जो दोहरा दबाव है बच्चों के ऊपर, ये कम होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? तो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की जिम्मेदारी लेगी। साथ ही साथ पेरेंट्स को बोला जाएगा कि बच्चों के लिए टाइम निकालिए, बच्चों को रेस्ट करवाइए, बच्चों को एक्सरसाइज करवाइए, प्रेशर उनका रिलीज करवाइए, इंटरनेट को कम यूज करने दीजिए, डेमोक्रेसी तो वर्ड दिखाइए ही मत। इस तरीके की चीजें वहां पे बताई जा रही हैं। न्यू लॉ ऑल्सो कट बैक ऑन होमवर्क एंड बैंड आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग फॉर सम मेजर सब्जेक्ट्स ऑन वीकेंड एंड हॉलीडेज। तो जो
कोचिंग क्लासेस वगैरह में भी जो कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मेजर मेजर सब्जेक्ट्स, तो उन पे भी बैनिंग की बात की जा रही है, राइट। हाल फिलहाल पिछले के कुछ महीनों में देखें तो वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, चाइना की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने माइनर्स के लिए गेमिंग आर्ट्स को भी लिमिटेड कर दिया था कि जो माइनर्स चिल्ड्रन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इतने से इतने ही गेमिंग आवर्स करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उनको एडिक्ट नहीं होना है, राइट। इसमें उनको बोला गया कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्राइडे सैटरडे और संडे ऑनलाइन गेम प्ले कर सकते हो। तो पूरी नज़र फायरवॉल की रहती है चाइना की, राइट। चाइना में अगर एजुकेशन को देखें तो ये पूरा का पूरा स्टेट रन मैनेज के द्वारा किया, मतलब स्टेट इसे पूरी तरीके से मैनेज करती है। और ये किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और साथ ही साथ वहां पर एक कंपलसरी लॉ है दोस्तों। क्या क्या लॉ है सर? जो लॉ है वो ये है कि 9 साल का कंपलसरी एजुकेशन जो है वहां पर होना चाहिए, right? China are required in China citizens are required to attend school for a minimum of 9 years। तो 9 साल की जो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। और इसकी फंडिंग कौन करेगा? इसकी फंडिंग जो करेगी वो सरकार करेगी, राइट। सो दिस इज द चाइनाज न्यू एजुकेशन लॉ। कैसा लगा? और आपको, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा कि अगर बच्चे ने बैड बिहेवियर और कमिट किया है कोई क्राइम, तो पेरेंट्स को सजा होगी। सोचो भारत में ये कानून ला दे तो क्या बवाल बच जाएगा, राइट। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको सारी स्टोरीज दिखा देता हूँ, सो दैट हम एक बार क्विक रिवीजन कर ले फटाफट। सबसे पहले हमने बात की पीएसए के ऊपर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसको हमने जाना क्या क्या इसमें होता है। दूसरा, फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को हमने समझा। सक्षम सेंटर्स को हमने जाना। सक्षम सेंटर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार सवाल इससे आए भी हुए हैं, स्टेट सिविल्स की परीक्षाओं में भी देखा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज, सवाल इस बार यूपीएससी की परीक्षा में साफ इससे आया हुआ था। और चाइना की न्यू एजुकेशन लॉ, इसको थोड़ा सा देखिएगा। मजेदार खबर थी इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। और मजेदार खबर अगर आपको जाननी है तो पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, आइए उसमें एनरोल कीजिए। आप खुद को एनरोल कराइए और अपने दोस्तों को भी करवाइए। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे यूपीएससी की तैयारी के लिए कोर्सेज हैं, लिंक वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पूरे लिंक को चेक कीजिए। और जो आपको लगता है, जो आपकी मतलब डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में करना, उस हिसाब से जो भी लिंक आपके लिए हो उसे आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ सिविल तपस्या की पोर्टल है, इसमें आपको बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आराम से इसका यूज़ कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।